होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक पैर पर ठहरोगे तो थक जाओगे मेरे दोस्त, एक पैर पर ठहरोगे तो थक जाओगे मेरे दोस्त। धीमे धीमे ही सही मगर चलते रहिए, धीमे धीमे ही सही मगर चलते रहिए। नमस्कार साथियों, मैं कमल प्रताप सिंह कॉन्सेप्ट विद कमल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भूगोल श्रृंखला को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें भारत का भूगोल नामक चैप्टर पर बात कर रहे थे। ध्यान रखें, पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बहुत बात कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की जलीय सीमाएं, भारत की जलीय सीमाएं। ठीक, तो जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का जलीय क्षेत्र या जलीय सीमाएं। ठीक, तो ध्यान रखें, आप देखेंगे कि 10 दिसंबर 1982 1982 को यूएनओ में एक बैठक हुई और उस बैठक में समुद्री क्षेत्र के उपयोग को लेकर विभिन्न देशों में एक समझौता हुआ और इस समझौते के आधार पर आप देखेंगे, इस समझौते को अनक्लोज के नाम से जाना गया। UN अनक्लोज, CLOSE अनक्लोज। ठीक, अनक्लोज के नाम से जाना गया। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें इस पर अनक्लोज की, तो फुल फॉर्म आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सी, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के नाम से जाना गया। और इसके आधार पर किसी भी राष्ट्र की जलीय सीमा को, किसी भी राष्ट्र के जलीय क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों में विभाजित, ठीक, 5 भागों में विभाजित किया है। क्लियर? ठीक, यानी 10 दिसंबर 1982 को यूएनओ में एक बैठक हुई समुद्री क्षेत्र के उपयोग को लेकर, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों ने भाग लिया और जिसे हम अनक्लोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अनक्लोज के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसमें किसी भी राष्ट्र के जलीय क्षेत्र को उपयोग की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं 5 भाग? तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है उसको कहा गया आंतरिक सागर, आंतरिक क्षेत्र या आंतरिक सागर। सबसे पहले जो क्षेत्र है उसको कहा गया आंतरिक क्षेत्र या आंतरिक सागर। क्लियर हो रहा है ना? ठीक। दूसरे नंबर पर प्रादेशिक क्षेत्र या प्रादेशिक सागर, प्रादेशिक सागर कहा गया। तीसरे नंबर पर अब देखेंगे, तीसरे नंबर पर इसको संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। संलग्न क्षेत्र या फिर इसी को कहते हैं संलग्न सागर। ठीक। चौथे नंबर पर आप देखेंगे तो इसी को आप देखेंगे अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अन्योन्य
आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर। 5वें नंबर पर इसे हाई सी या उच्च सागर के नाम से जाना जाता है। उच्च सागर, उच्च सागर के नाम से जाना जाता है। उच्च सागर या उच्च क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो रहा है ना। तो जो बैठक हुई उसमें सागरी, किसी भी देश के सागरी क्षेत्र को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया गया है। आंतरिक क्षेत्र या आंतरिक सागर, प्रादेशिक क्षेत्र या प्रादेशिक सागर, संलग्न क्षेत्र या संलग्न सागर, अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र या अन्योन्य आर्थिक सागर और उच्च सागर। ठीक, इनको हम मैप की सहायता से ड्रॉ कर लेते हैं। क्या स्थिति है, तो मैप में अगर आप देखेंगे तो देखिए, जैसे मान के चलो ये कोई राष्ट्र है, जैसे ये भारत है। ठीक, ये क्या है, भारत। तो भारत के आधार पर आप देखेंगे किस तरह से इन क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो तटीय क्षेत्र है इनको एक सीधी रेखा में खींचा गया, सीधी रेखा से जोड़ा गया और इस रेखा को कहा गया आधार रेखा। आधार रेखा, इस रेखा को कहा गया आधार रेखा। ठीक, और आधार रेखा और तटीय क्षेत्र के मध्य, तटीय रेखा के मध्य में जो क्षेत्र है, जो सागरीय क्षेत्र है या जलीय क्षेत्र है, इसको उन्होंने कहा आंतरिक सागर। क्या कहा, आंतरिक सागर, आंतरिक सागर कहा। क्लियर। तो ये है आपका आंतरिक सागर, नंबर फर्स्ट। क्लियर। अगला भारत के संदर्भ में देखेंगे, फिर उन्होंने कहा कि जो, और इस जो रेखा है इसको कहा गया आधार रेखा। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील पर एक रेखा और खींची गई और इस रेखा को उन्होंने कहा, इस रेखा को आप देखेंगे उन्होंने कहा प्रादेशिक रेखा। इसको क्या कहा, प्रादेशिक रेखा, प्रादेशिक रेखा, प्रादेशिक रेखा। और इसके मध्य वाला जो ये क्षेत्र था इसको कहा गया प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र या प्रादेशिक सागर। तो ये 2 नंबर है। क्लियर हो रहा है ना। इसके बाद आप देखेंगे इस आधार रेखा से फिर अगला 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील पर एक रेखा और खींची गई। ठीक है, और इस रेखा को आप देखेंगे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा संलग्न रेखा। क्या कहा, संलग्न रेखा, संलग्न, नीचे लिख देता हूं, संलग्न, संलग्न रेखा। क्लियर। और इसके मध्य का जो क्षेत्र है इसको कहा गया संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। क्लियर। आगे अंतिम आप देखेंगे, इसके आगे फिर से एक रेखा खींची गई। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई थी वो थी 200 नॉटिकल मील, यानी आधार रेखा से कितना, 200 नॉटिकल मील तक की दूरी पर, और इसको कहा गया अन्योन्य रेखा, अन्योन्य, अन्योन्य रेखा। और इसके मध्य के जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा गया अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र, अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। क्लियर हुआ। ठीक, और इसके अन्योन्य आर्थिक रेखा के मध्य जो भी समुद्री क्षेत्र बचता है, जो भी समुद्री बाद जो भी समुद्री क्षेत्र बचता है उसको कहा गया हाई सी या उच्च सागर, उच्च सागर। ठीक है, तो क्रम से देखेंगे, सबसे पहले आंतरिक सागर, उसके बाद प्रादेशिक क्षेत्र या प्रादेशिक सागर, उसके बाद संलग्न क्षेत्र या संलग्न सागर, उसके बाद अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र या अन्योन्य आर्थिक सागर, और फिर क्या है, उच्च सागर। क्लियर हो रहा है ना। तो इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए आगे, ये जो आंतरिक क्षेत्र या आंतरिक सागर हैं, ठीक है, इसमें, इस क्षेत्र में या इसमें सभी कानून, सभी समुद्री कानून, समुद्री अधिकार एवं कानून, अधिकार एवं कानून को लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित देश की होती है। लागू करने की जिम्मेदारी, करने की जिम्मेदारी संबंधित देश की होती है, संबंधित देश की होती है, संबंधित
देश की होती है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर ये भारत के संदर्भ में है तो भारत की होगी, पाकिस्तान के संदर्भ में है तो पाकिस्तान की होगी, अमेरिका के संदर्भ में है तो अमेरिका की होगी। क्लियर हुआ। नंबर 2 है प्रादेशिक क्षेत्र। नंबर 2 क्या है? प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र। ठीक, तो प्रादेशिक क्षेत्र की अगर आप देखेंगे तो यहां पर परिवहन, मत्स्य पालन, परिवहन, मत्स्य पालन, ठीक, परिवहन का अधिकार, मत्स्य पालन का अधिकार, और आप देखेंगे कर, कर वसूलने का अधिकार, वसूलने का अधिकार, अधिकार संबंधित देश को, संबंधित देश को, देश को होता है, देश को। क्लियर हो रहा है ना? ठीक, ये था फर्स्ट नंबर, ये था सेकंड नंबर। तीसरे नंबर पर जो आता है वो क्या है? तो वो है आपका संलग्न क्षेत्र। तीसरे नंबर पर संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। ध्यान रखें, संलग्न क्षेत्र की जो जिम्मेदारी है, संलग्न क्षेत्र, यहां पर आप देखेंगे नए संलग्न क्षेत्र की जो कंडीशन है वो आप देखेंगे कि नए क्षेत्रों का निर्माण, नए क्षेत्रों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण, ऐसे कर लो, नए द्वीपों का निर्माण, निर्माण, कोई भी खोज, खोज, कोई भी खोज करने का अधिकार, अधिकार संबंधित देश को, संबंधित देश को। क्लियर। अगला 4 नंबर है अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र। अगला क्या है? अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक, तो आप देखेंगे जो अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र है, अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, तो आप देखेंगे इसमें समुद्री अन्वेषण करने, अन्वेषण करने, कौमा, समुद्री अन्वेषण करने, जांच करने, जांच करने, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, संसाधन खोजने एवं उनका दोहन, दोहन करने का अधिकार, अधिकार संबंधित देश को, संबंधित, संबंधित देश को, संबंधित देश को। क्लियर हो रहा है ना? ठीक, इसके बाद अंतिम में बचता है क्या? हाई सी, यानी उच्च सागर, उच्च सागर। ठीक, उच्च सागर, तो ये जो क्षेत्र है आप देखेंगे इस पर सभी राष्ट्रों का, राष्ट्रों का बराबर का अधिकार है, बराबर का अधिकार है, अधिकार है, बराबर का अधिकार है। ठीक, बराबर का अधिकार है, यानी इस क्षेत्र पर, यानी सागर का जो उच्च सागरीय क्षेत्र कहलाता है उस पर सभी राष्ट्रों का बराबर का अधिकार है। अच्छा, एक चीज और आप देखेंगे इसी में, जैसे जो आंतरिक क्षेत्र, आंतरिक सागर है, ये आधार रेखा से, ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की, सॉरी, आंतरिक क्षेत्र या आंतरिक सागर है वो आप देखेंगे आधार रेखा तथा तटीय रेखा के मध्य होता है, तटीय रेखा के मध्य, रेखा के मध्य, मध्य होता है।
ठीक है। इसके बाद प्रादेशिक क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो जो प्रादेशिक क्षेत्र है, अगर हम इसकी बात करें तो जो प्रादेशिक क्षेत्र है ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर होता है, 12 नॉटिकल मील की दूरी पर होता है। क्लियर हो रहा है ना। इसके बाद अगर हम संलग्न क्षेत्र की बात करें तो ये आधार रेखा से, संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी पर होता है, यानी 24 नॉटिकल मील तक की दूरी पर होता है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम अन्योन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी पर होता है। और ध्यान रखें ये जो उच्च सागर है ये 200 नॉटिकल मील के बाद का क्षेत्र होता है, बाद का सागरीय क्षेत्र, सागरीय या फिर कह लो समुद्री क्षेत्र, क्लियर हुआ, समुद्री क्षेत्र। और आप देखेंगे कि अधिकतर जहाज परिवहन के लिए इसी क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, इसी क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर टैक्स फ्री क्षेत्र तथा ऐसे लिखें, टैक्स फ्री क्षेत्र तथा किसी राष्ट्र का कानून लागू नहीं होता, किसी राष्ट्र का कानून लागू नहीं होता। क्लियर हो रहा है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो अधिकतर समुद्री यातायात वाले जो जहाज हैं वो उच्च सागर क्षेत्र का ही प्रयोग करते हैं परिवहन के लिए, यानी आने जाने के लिए। क्लियर। यहां तक कोई समस्या हो किसी को तो बताओ। ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश व उनकी सीमाएं। भारत के पड़ोसी देश व उनकी सीमाएं। क्लियर हो रहा है ना। ठीक है। तो आप देखेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं। तो देखिए अगर आप बात करें मैप की, भारत के मैप की, तो जैसे ये भारत का मैप है, ठीक। तो उसके जो पड़ोसी देश हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पड़ोसी है वो कौन है? पाकिस्तान। इसके बाद यहां पर पड़ोसी है वो है अफगानिस्तान। ऊपर यहां पर पड़ोसी है वो है अफगानिस्तान। इसके आगे यहां पर जो पड़ोसी है वो चीन। इसके नीचे यहां पर जो पड़ोसी है वो नेपाल। इससे आगे यहां पर जो पड़ोसी है वो है भूटान। ठीक। और यहां पर जो पड़ोसी है वो है म्यांमार। ठीक है। और यहां पर जो पड़ोसी है वो है आपका क्या? बांग्लादेश। ठीक। और यहां पर जो पड़ोसी है वो है आपका कौन? श्रीलंका। वो कौन है? श्रीलंका। क्लियर हो रहा है ना। ठीक। अच्छा, इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी आप देखेंगे एक पड़ोसी और है वो है मालदीव। वो कौन है? मालदीव यहां पर एक पड़ोसी है। तो इस तरह से ये भारत के पड़ोसी हैं। अब इसके संदर्भ में हम देखेंगे उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, कौन से प्रश्न यहां से बनते हैं, उन सीमाओं को लेकर भी प्रश्न बनते हैं, तो उस पर अब हम चर्चा करेंगे। क्लियर। ठीक। तो सबसे पहले
ये आपने देख लिया, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान, ये चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान को लेकर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। भारत पाकिस्तान, क्लियर। तो देखिए भारत पाकिस्तान के मध्य सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जो सीमा है भारत और पाकिस्तान के मध्य, जो मैं बना रहा हूं, भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है ना? आगे इसका जो निर्धारण है वो 17 अगस्त 1947 को किया गया। यानी निर्धारण कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को। तो लाइन है भारत और पाकिस्तान के मध्य में, क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। क्लियर हो रहा है ना? कुल मिलाकर 3323 किलोमीटर लंबी सीमा है, किलोमीटर लंबी। लंबाई अगर हम बात करें तो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा है। क्लियर हो रहा है ना? कोई समस्या किसी को? आगे आप देखेंगे, अब हम बात करते हैं कौन से पड़ोसी। तो आप देखेंगे भारत के साथ में 3 स्टेट, यानी भारत के साथ आप देखेंगे 3 राज्य। कौन कौन से? तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब। ठीक है, तो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। क्लियर। और 2 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? जम्मू या जम्मू कश्मीर, J&K लिख लो, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। तो कुल मिलाकर पूछे तो 5 राज्यों के 5 क्षेत्रों के साथ में है। और अगर वैसे पूछ ले कितने राज्यों के साथ में, तो 3 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और कितने यूटी हैं? तो 2 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इस लाइन को कहा जाता है कौन सी लाइन? रेड क्लिफ लाइन। निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किस किस के मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। क्लियर। ठीक, अगली देखेंगे आप भारत और अफगानिस्तान के मध्य। तो इसको नोट कर लो। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के मध्य। भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। क्लियर हो रहा है ना? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो रेखा है वो आप देखेंगे यहां, ये एक क्षेत्र पड़ता है जिसे हम कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसको टच करता है, यहां पर छोटी सी सीमा है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो रेखा है उसको नाम दिया गया है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। क्लियर हो रहा है ना? तो किस किस के मध्य? भारत और अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। क्लियर। निर्धारण अगर आप इसका देखेंगे तो 1893 में, 1893 में निर्धारित, यानी जो रेखा निर्धारित की गई वो कब की गई? 1893 में। क्लियर हो रहा है ना? कोई समस्या किसी को? कुल लंबाई अगर हम बात करें, लंबाई अगर हम बात करें तो वो है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। क्लियर। आगे एक चीज और, केवल एक यूटी से, यानी भारत के केवल एक यूटी से सीमा बनाता है या सीमा बनाती है ये रेखा या ये बाउंड्री। और वो कौन सी है? तो वो है लद्दाख। किसके साथ सीमा बनाता है? लद्दाख के साथ। ठीक है, और वो भी POK रीजन में। कौन से रीजन में? लद्दाख में भी। कहां पर? POK क्षेत्र,
पीओके क्षेत्र में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में। क्लियर हो रहा है ना? ठीक। अच्छा, एक चीज और जान लें इसी से संबंधित, ये जो रेखा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य दूरदंड रेखा, ध्यान रखें, वास्तविक तौर पर ये वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। ये वाली जो रेखा है इसको हम कहेंगे डूरंड रेखा। ठीक है, तो भारत के साथ छोटी सी सीमा बनाता है, लेकिन मेन जो रेखा है वो ये किस किस के मध्य है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी पहले भारत का हिस्सा था। तो ये मेन जो रेखा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है। और ध्यान रखें, इसी रेखा को लेकर वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में विवाद का कारण है, क्योंकि अफगानिस्तान कहता है कि इस रेखा को हमने भारत के साथ निर्धारित किया था, न कि पाकिस्तान के साथ में, तो अपनी बाउंड्री लाइन को मानने से इनकार करता है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक, आगे अब देखेंगे भारत और, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखेंगे भारत और चीन के मध्य में। क्लियर? तो आगे देखें, अगला है भारत और चीन के मध्य में। ठीक है, तो भारत और चीन के मध्य में अगर आप देखेंगे, भारत और चीन के मध्य में, तो आप देखेंगे कि एक तो यहां पर ये रेखा जुड़ती है चीन के साथ, उसके बाद फिर ये नेपाल का रीजन आ जाता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ये रेखा जुड़ती है, और छोटा सा हिस्सा आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा, इस जगह पर भी जुड़ा हुआ। ठीक है, तो 3 जगह पर रेखा जुड़ती है, और इस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो भारत और चीन के मध्य में जो रेखा है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है ना? आगे देखेंगे, इसका जो निर्धारण है वो 1914 में किया गया। 1914 में निर्धारण 1914 में। क्लियर हो रहा है ना? आगे आप देखेंगे कि ये जो रेखा है, कुल लंबाई अगर हम इस रेखा की बात करें तो 4057 किलोमीटर लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? 4057 किलोमीटर। क्लियर? कितने आप देखेंगे भारत के संदर्भ में, तो ये भारत के, आप देखेंगे भारत के संदर्भ में, तो ये भारत के लिए 1 यूटी और 4 स्टेट से होकर गुजरती है। 1 यूटी कौन सा है? 1 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, वो क्या है? लद्दाख। वो क्या है? लद्दाख से होकर गुजरती है। और 4 स्टेट यानी 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो 4 राज्यों में आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, ये वाला रीजन यहां पर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल लग जाता है, फिर यहां पर क्या है? सिक्किम से आगे जाएंगे तो फिर भूटान का क्षेत्र है। सिक्किम से आगे आप देखेंगे तो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 4 राज्यों से होकर गुजरती है और 1 यूटी से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। किस किस के मध्य है? भारत और चीन के मध्य में। कब निर्धारित की गई? 1914 में। लंबाई देखेंगे 4057 किलोमीटर। क्लियर? कोई समस्या किसी को? ठीक, अब हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर? हाँ, अब हम बात करते हैं भारत और भूटान के मध्य में। क्रम से ही चलेंगे, ठीक है? तो हम बात करते हैं भारत और भूटान के मध्य में। क्लियर? तो भारत और भूटान के मध्य में अगर आप देखेंगे तो देखेंगे इसको भारत भूटान सीमा के नाम से जाना जाता है। भारत भूटान सीमा, भारत
भूटान सीमा, भूटान सीमा, इसका निर्धारण आप देखेंगे तो पहली बार जो इसका निर्धारण किया गया वो आप देखेंगे 1865 में, 1865 में, और बाद में एक बार और फिर से इसका निर्धारण किया गया और वो किया गया 1964 में, 1984 में, यानी पहली बार निर्धारित की गई थी अंग्रेजों के समय पर और आजादी के बाद फिर निर्धारित की गई कब? 1984 में। क्लियर हो रहा है ना? कुल लंबाई अगर हम देखेंगे तो ये कुल लंबाई इसकी अगर हम देखें भारत और भूटान के मध्य सीमा की तो वो है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। क्लियर? तो कुल लंबाई अगर आप देखेंगे तो वो है 699 किलोमीटर, और भारत के साथ अगर आप देखेंगे तो 4 राज्यों से होकर 4 राज्यों से सीमा बनाती है, 4 राज्यों से। कौन कौन से हैं? तो 4 राज्य आप देखेंगे, सबसे पहला है सिक्किम, सबसे पहला सिक्किम, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, सिक्किम के बाद पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बाद में असम, और असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो रहा है ना? तो 4 भारत के 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है कौन? भूटान, या 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से? ये आप देखेंगे, ये है सिक्किम, इसके नीचे इधर से आप देखेंगे दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है तो यहाँ पर ये क्या है? वेस्ट बंगाल, इसके आगे असम, और इसके आगे ये है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो रहा है ना? तो कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? 4 राज्यों के साथ में सीमा बनता है भारत और भूटान के साथ। क्लियर? कोई समस्या यहां तक? आगे अब बात करते हैं भारत और नेपाल की। भारत और नेपाल, भारत और नेपाल। क्लियर? तो आप देखेंगे भारत और नेपाल के मध्य में जो रेखा है उसको कहते हैं भारत नेपाल सीमा रेखा। ठीक है? भारत नेपाल सीमा रेखा, भारत नेपाल सीमा रेखा, भारत नेपाल सीमा रेखा, सीमा रेखा। क्लियर? निर्धारण आप देखेंगे तो सुगौली की संधि, सुगौली की संधि द्वारा, यानी सीमा का जो निर्धारण है, भारत और नेपाल की सीमा का जो निर्धारण है वो सुगौली की संधि के द्वारा हुआ था 1816 में। ये जो निर्धारण हुआ था कब हुआ था? 1816 में, अंग्रेजों के समय पर, सुगौली की संधि के द्वारा। क्लियर हो रहा है? तो निर्धारण 1816 में सुगौली की संधि के माध्यम से। कुल लंबाई अगर आप देखेंगे तो वो है 1690 किलोमीटर, 1690 किलोमीटर कुल लंबाई। और आप देखेंगे भारत के साथ में तो सबसे पहले आप देखेंगे उत्तराखंड, उसके बाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और उसके बाद सिक्किम, उसके बाद सिक्किम। तो आप देखेंगे मुख्यतः कितने राज्यों के साथ में सीमा का निर्धारण है? तो आप देखेंगे 5 राज्यों के साथ में, 1 2 3 4 और 5, तो 5 राज्यों के साथ में सीमा का निर्धारण है, 5 राज्य। क्लियर हो रहा है ना? 5 राज्य। कौन कौन से? क्रम से चलेंगे। उत्तराखंड यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ में सीमा का निर्धारण है। क्लियर? ठीक, यानी आपने यहां पर पाकिस्तान के साथ में देख लिया, अफगानिस्तान के साथ में, चीन के साथ में, नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में। क्लियर? अब आप अगला देखेंगे भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार। क्लियर हो रहा है ना? कोई समस्या किसी को? आगे बढ़े। भारत और म्यांमार, इसी को पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? बर्मा के नाम से। क्लियर? तो आप देखेंगे इसको हम अलीनगर सीमा रेखा भी कहते हैं, अलीनगर सीमा रेखा। क्लियर? अलीनगर सीमा रेखा।
भारत म्यांमार के मध्य में। दूसरा नाम है अलीनगर सीमा रेखा, सीमा रेखा। इसका निर्धारण आप देखेंगे तो 1951 में, 1951 में, 1951 में। क्योंकि देखो म्यांमार को पहले बर्मा भी कहा जाता था, म्यांमार को और क्या कहा जाता था पहले, बर्मा। तो बर्मा आप देखेंगे पहले भारत का ही हिस्सा था अंग्रेजी शासनकाल में, लेकिन 1935 अधिनियम के तहत भारत सरकार ने 1935 में जो अधिनियम आया था उसके तहत अंततः बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, अलग। बर्मा भारत से क्या हो गया, अलग। क्लियर हो रहा है ना। और जबकि आप देखेंगे अंग्रेजों के समय पर भारत में ही था, तो बर्मा भारत से क्या हो गया, अलग हो गया। और फिर 1951 में अलीनगर सीमा रेखा के नाम से भारत और म्यांमार के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। क्लियर हो रहा है ना। कुल लंबाई अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है। कुल लंबाई, कुल लंबाई अगर हम बात करें तो 1643 किलोमीटर। और आप देखेंगे कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है या सीमा रेखा जुड़ी हुई है, किसके साथ में, म्यांमार के साथ में, तो वो है 4 स्टेटों के साथ में। 4 स्टेट यानी 4 राज्य के साथ में सीमा है। कौन कौन से 4 राज्य हैं तो आप देखेंगे, यहीं से चल लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहां पर क्या है, नागालैंड, नागालैंड के नीचे क्या है, मणिपुर। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, और मणिपुर के बाद में मणिपुर, और इसके बाद में क्या है, मिजोरम। क्या है, मिजोरम। तो मणिपुर और मिजोरम, तो 4 राज्यों के साथ में सीमा रेखा है किसकी, भारत और म्यांमार की। ठीक, इसे अलीनगर सीमा रेखा के नाम से भी जानते हैं। 1951 में निर्धारण, कुल लंबाई 1643 किलोमीटर और 4 राज्यों के साथ में सीमा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ में सीमा रेखा बनाता है या बनती है। क्लियर हुआ, कोई समस्या किसी के साथ में। ठीक, अब अंतिम में बचता है भारत और बांग्लादेश के मध्य में। देखते हैं भारत और बांग्लादेश। तो यहां तक कोई समस्या हो रही हो किसी को तो बताएं भाई, कमेंट करके आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। क्लियर। आगे देखें भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में अगर आप देखेंगे तो इसको किस नाम से जानते हैं, पहला तो ये है, तो इसको कहते हैं जीरो लाइन या जीरो रेखा। पहला निर्धारण इसका कब किया गया तो आप देखेंगे 17 अगस्त 1947। इसका जो निर्धारण किया गया है वो 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को किसके रूप में, तो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, क्लियर हो रहा है ना। यानी पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में इसका निर्धारण किया गया 17 अगस्त 1947 को। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद फिर से निर्धारित किया गया 1971 में, 1971, यानी अगला निर्धारण हुआ 1971 में, किसके रूप में, बांग्लादेश के रूप में, देश के रूप में। क्लियर हो रहा है ना। तो पहला निर्धारण है इस लाइन का 17 अगस्त 1947 को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, दूसरा निर्धारण है 1971 में बांग्लादेश के रूप में, किसके रूप में, बांग्लादेश के रूप में। क्लियर। आप देखेंगे फिर से इसका एक बार फिर से निर्धारित किया गया 7 मई 2015 को, 7 मई 2015 को पुनः निर्धारण। क्लियर हो रहा है ना। तो 7 मई 2015 को इसका पुनः निर्धारण किया गया है। अब आप बताएंगे कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, ये आप कमेंट में बताएंगे। क्लियर हो रहा है ना कि किस संविधान संशोधन द्वारा
इसका पुनः निर्धारित किया गया है। ठीक है, वैसे आपको मैं बता दूं, ये 100वां संविधान संशोधन है, 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब किया गया? 2015 में। तो इसके माध्यम से इसका पुनः निर्धारित किया गया है, पुनः भारत और बांग्लादेश के मध्य में सीमा का निर्धारण किया गया है। कोई समस्या किसी को? अगला, अब आप देखेंगे कितने राज्यों के साथ में सीमा बनती है, तो 5 राज्यों के साथ में, 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ सीमा। कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो उनका नाम लिखेंगे। सबसे पहले इधर देखो, ये है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसके ऊपर यहां पर क्या है? तो यहां पर है मेघालय। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे मेघालय, ये है आपका त्रिपुरा, ये वाला जो क्षेत्र है ये है त्रिपुरा। ठीक है, तो आप लिखते चलें वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में मेघालय, मेघालय के साथ सीमा है, यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद मेघालय, मेघालय के बाद में आप देखेंगे तो अगली जो सीमा है वो असम, मिजोरम, असम के साथ में सीमा बनाता है। इसके बाद मिजोरम और उसके बाद मेघालय, सॉरी त्रिपुरा, मेघालय तो लिख दिया मैंने, त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, तो कितने राज्यों के साथ में सीमा है? 5 राज्य। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, मेघालय, यहां पर छोटा सा हिस्सा असम। ठीक है, असम के बाद आप देखेंगे त्रिपुरा, और फिर ये किसका हिस्सा? ये है मिजोरम, तो मिजोरम के साथ भी सीमा बनाता है। और इस तरह से आप देखेंगे 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन? भारत और बांग्लादेश या बांग्लादेश। क्लियर हुआ? कोई समस्या किसी को? हाँ भाई, अब देखो एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, तो नोट में एक प्रश्न लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। श्रीलंका जलीय क्षेत्र है, तो जलीय क्षेत्र में इसको देखेंगे। और यहाँ एक जलीय क्षेत्र और पड़ा था आपका मालदीव, तो उसको जलीय क्षेत्र वाले में देखेंगे। फिलहाल यहां तक स्थलीय क्षेत्र में अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, अब नोट में कुछ पॉइंट लिख लो जो यहां से और सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वो क्या है? पहला पॉइंट लिखेंगे नोट में, देखो भारत के साथ सीमा, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ, यानी भारत किस देश के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा तो बनाता है किसके साथ में? तो वो बनाता है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान। ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा जो बनाता है वो किसके साथ बनाता है? वो बनाता है अफगानिस्तान के साथ। क्लियर? अब एक क्रम लिख लेते हैं, वो भी प्रश्न पूछा जाता है, तो लिखें लंबाई का क्रम बढ़ती दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार, यानी इसमें हम देखेंगे कि किसके साथ में सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो सबसे कम बनाता है किसके साथ में? भूटान, यानी भारत और सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो सबसे कम जो लंबी सीमा है वो किसके साथ बनती है? अफगानिस्तान के साथ में। कितनी बनती है? तो बनती है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। क्लियर हो रहा है ना? दूसरी जो सीमा बनाता है वो बनाता है किसके साथ में? तो भूटान के साथ, भूटान।
और ये कितनी है, तो ये है 699 किलोमीटर। तीसरी जो सीमा बनाता है भारत, या तीसरी जो लंबाई के अनुसार सीमा है, वो आप देखेंगे तो वो बनाता है म्यांमार के साथ में। म्यांमार और वो कितनी है, तो म्यांमार के साथ में जो सीमा है वो है 1600, पीछे देखिए, म्यांमार के साथ में जो सीमा है, म्यांमार के साथ जो सीमा है वो आप देखेंगे तो वो है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। अगली जो सीमा बनती है अगला जो लंबाई का क्रम है वो है नेपाल के साथ, भारत और नेपाल के साथ, और ये है 1690 किलोमीटर। इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो आप देखेंगे वो आता है पाकिस्तान के साथ, में, ठीक। अगला जो नंबर है वो है पाकिस्तान के साथ, और ये है 3323 किलोमीटर। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में, क्लियर। इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है चीन के साथ। किसके साथ, चीन के साथ। तो यहाँ चीन के साथ में जो लंबाई का क्रम है वो है 4057 किलोमीटर। ऊपर लिख देता हूँ 4057 किलोमीटर। और इसके बाद चीन के बाद जो अगला लंबाई का क्रम है वो है अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ में जो लंबाई का क्रम है जो वो आप देखें 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, क्लियर। तो आप देखेंगे सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटी सीमा भारत की, और ये है सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ें। क्लियर। अब आप देखेंगे भारत के पड़ोसी देश व उनकी सीमा जलीय क्षेत्र के अनुसार। किसके अनुसार, जलीय क्षेत्र। तो हटा दो इसको, जलीय क्षेत्र के अनुसार। ये थे स्थलीय सीमा वाले राज्य। अब देखेंगे जलीय सीमा वाले। ठीक है, तो जलीय सीमा वाले में आप देखेंगे जैसे ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र आप देखेंगे तो यहां पर एक पड़ोसी है जलीय क्षेत्र में, वो है श्रीलंका, और एक पड़ोसी है जो यहां पर है वो कौन है, यहां पर कौन है, मालदीव। ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे यहां पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहां पर ये वाला जो द्वीप समूह है वो आप देखेंगे ये है लक्षद्वीप। ये क्या है, लक्षद्वीप। और यहां पर जो है ये है अंडमान निकोबार। क्लियर। और इसी अंडमान निकोबार के पास में यहां पर ये एक और पड़ोसी है, ये है इंडोनेशिया, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में है। तो हम मुख्यतः इसमें सबसे पहले बात करेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य में, भारत और श्रीलंका। तो क्लियर हो रहा है ना? आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका। भारत श्रीलंका, ठीक है। पहला पॉइंट देखें, निकटतम समुद्री पड़ोसी, निकटतम समुद्री पड़ोसी। तो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन है, श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका। क्लियर हो रहा है ना? आगे आप देखेंगे कि ये जो श्रीलंका है इसके मध्य में ये जो एक जल संधि है, क्या है, एक जल संधि।
और इसी को हम कहते हैं पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है, तो लिख लें किसके द्वारा अलग होता है भारत से? पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि द्वारा अलग। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? और ये जो पाक जल संधि है ये किस किस को जोड़ती है? तो हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन आगे देखिए पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है। तो यहां पर ये है पाक स्टेट, ये है पाक स्टेट या पाक की खाड़ी, सॉरी पाक की खाड़ी, और यहां पर यह है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और बीच में है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है? पाक की खाड़ी प्लस मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। क्लियर हो रहा है ना? भारत और श्रीलंका के मध्य ही यहीं पर एक पुल स्थित है जिसे हम आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं, आदम ब्रिज या आदम का पुल, जिसे राम सेतु भी कहते हैं, राम सेतु। ठीक है, ये जो राम सेतु है आप देखेंगे धनुषकोडी, धनुषकोडी तमिलनाडु से शुरू होता है और श्रीलंका के पम्बन, पम्बन द्वीप तक जाता है, पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप किसका है? श्रीलंका, श्रीलंका के पम्बन द्वीप तक जाता है। ठीक है, कहां से शुरू होकर? धनुषकोडी से शुरू होकर। क्लियर हो रहा है ना? पम्बन द्वीप, इसी को कहते हैं आदम ब्रिज, तो वो यहीं पर स्थित है। क्लियर, यहां तक कोई समस्या किसी को? आगे अब हम बात करते हैं भारत और मालदीव। ये होता श्रीलंका के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? श्रीलंका के संदर्भ में। क्लियर? हाँ, अब हम बात करते हैं भारत और मालदीव। तो देखो यहां पर है मालदीव, यहां पर ये है मालदीव, या थोड़ा सा इधर बना लो हल्का सा, ये है मान के चलो मालदीव। ठीक है, और ऊपर है, ऊपर है लक्षद्वीप, ऊपर क्या है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, तो मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य में यहां पर एक रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो प्रश्न करेगा भारत और मालदीव किससे अलग होते हैं? तो 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, 8 डिग्री चैनल से, या ऐसे लिख लो 8 डिग्री चैनल से। चैनल किस किस के मध्य है? भारत और मालदीव, और किसके मध्य है? मालदीव। डिटेल में चर्चा करेंगे, फिलहाल यहाँ लिख लो। भारत में भी क्या है? तो लक्षद्वीप, किसके साथ? लक्षद्वीप के साथ सीमा बनाता है, लक्षद्वीप। क्लियर हुआ? तो ये भारत और मालदीव के मध्य में स्थिति है। यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं भारत के द्वीप समूह व उनके मध्य रेखाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के द्वीप समूह व उनके मध्य रेखाएं। यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक है, अब ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका अंडमान निकोबार, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर? और ध्यान रखें अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। ऊपर वाला जो पार्ट है, ये देखो, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको कहते हैं अंडमान, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं निकोबार। इसको क्या कहते हैं? निकोबार, निकोबार
द्वीप। तो दो भागों में बटा हुआ अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप। क्लियर हो रहा है ना? कोई समस्या किसी को? ठीक, आप देखेंगे इसके अंदर भी इनको कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम प्रत्येक करके देख लेते हैं। अब अंडमान को फिर से 3 भागों में बांट दिया गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, आप देखेंगे इसी तरह से निकोबार द्वीप समूह को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कार निकोबार, ठीक है, उसके बाद कार निकोबार के बाद में लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। यह है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। क्लियर? यानी आपने यहां पर जाना कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप। क्लियर? अंडमान द्वीप भी 3 भागों में फिर बांटा गया है, उत्तरी अंडमान उत्तर की ओर, मध्य अंडमान मध्य में और दक्षिणी अंडमान दक्षिण में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। जैसे ये वाला है तो ऊपर वाला उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान और ये दक्षिणी अंडमान। क्लियर हो रहा है ना? ये क्या है? पूरा दक्षिणी अंडमान। या फिर आप यहाँ ये आप इसको लगा सकते हैं, ये मध्य अंडमान और ये दक्षिणी अंडमान। क्लियर हुआ? और फिर नीचे वाला है कार निकोबार। तो जैसे पहला ही ये कार निकोबार, उसके बाद क्या है? लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार और उसके बाद में आप देखेंगे तो ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। क्लियर हो रहा है ना? इस तरह से आप मैपिंग सेक्शन पर भी देख सकते हैं। यहां तक कोई समस्या हो तो आप बताएं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कहां पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित। बंगाल की खाड़ी में स्थित, पहला पॉइंट। ठीक है, ये बेसिकली पॉइंट है। तो ये कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल अगर बात करें तो 82,8,249 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,249 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर? यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, अब हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें इस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, अब इसमें और चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो देखो यहां पर इस जगह पर एक देश पड़ता है, उसका नाम है म्यांमार। ठीक है, और म्यांमार में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है इरावदी। इरावदी नदी। ठीक है, इस नदी का नाम है इरावदी नदी। और जिस जगह पर ये जो इरावदी नदी है ये कहां पर गिरती है? तो इस पूरे सागर को, यानी इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में भी स्पेशल अगर आपसे पूछ लिया है तो इसको कहा जाता है अंडमान सागर। अंडमान सागर। क्लियर हो रहा है ना? यानी बंगाल की खाड़ी में भी स्पेशल अगर इसको पूछा जाए किस नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को, तो इसको कहा जाता है अंडमान सागर। क्लियर हो रहा है ना? और इसी अंडमान सागर में आकर गिरती है कौन सी नदी? इरावदी नदी। कौन सी नदी? इरावदी नदी। क्लियर? तो आप देखेंगे कोई समस्या हो रही हो तो बताओ भाई। ये जैसे म्यांमार और यहां पर आकर गिरती है इरावदी नदी। इरावदी नदी। इरावदी नदी।
तो ध्यान रखें, इस इरावदी नदी के मुहाने पर यहाँ पर 2 आइलैंड स्थापित हैं या 2 आइलैंड हैं। सबसे है प्रीपेरिन, सबसे पहला है प्रीपेरिन द्वीप, क्लियर। और जो दूसरा द्वीप है, पहला है प्रीपेरिन द्वीप और जो दूसरा है वो है कोको द्वीप, कोको द्वीप। और ये जो दोनों द्वीप हैं ये दोनों किसके अधिकार में आते हैं? तो ये जो दोनों द्वीप हैं आप देखेंगे म्यांमार के अधिकार में आते हैं, म्यांमार के अधिकार में। और इस द्वीप के नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये है अंडमान निकोबार यानी अंडमान। और अंडमान में भी कौन सा? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। और आप ध्यान रखेंगे कोको द्वीप, म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में आप देखेंगे तो एक चैनल पाया जाता है। विशेषकर चैनल कुछ नहीं है, ये एक तरह से अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम चैनल के नाम से जानते हैं, क्योंकि कौन सी, ये प्रश्न पूछ लेता कौन सा कितने डिग्री चैनल या कितनी डिग्री अक्षांश रेखा इसको अलग करती है। तो आप देखेंगे म्यांमार और भारत के मध्य में यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य में और कोको द्वीप समूह के मध्य में 8 डिग्री चैनल, या इसी को हम कहते हैं कोको चैनल। 8 डिग्री नहीं, कोको चैनल। क्या नाम है इसका? कोको चैनल। 8 डिग्री तो इसके बाद आएगा। इसको हम कहते हैं कोको चैनल, कोको चैनल, क्लियर। तो कोको द्वीप म्यांमार के और उत्तरी अंडमान के मध्य में जो चैनल है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? कोको चैनल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है ना? कोको चैनल। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इस कोको चैनल के जस्ट बाद एक द्वीप पड़ता है जिसे कहते हैं लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। और ये जो द्वीप है ये भारत का अधिकार में, किसके अधिकार में है? भारत के अधिकार में, लैंडफॉल द्वीप। क्लियर। तो ये उत्तरी अंडमान का ही पार्ट है लैंडफॉल द्वीप। कोई समस्या हो यहां तक तो बताओ, ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, इसी उत्तरी अंडमान जो क्षेत्र है, इसी अंडमान, उत्तरी अंडमान, इसी पर, यहीं पर लिख लें, इसी उत्तरी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है उसका? सैंडल पीक, सैंडल पीक स्थित है, सैंडल पीक स्थित है। क्लियर हुआ? तो सैंडल पीक कहां पर है? उत्तरी अंडमान में ही है। कहां पर है? उत्तरी अंडमान में। और ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यहां तक कोई समस्या हुई हो तो बताओ, ठीक है। ध्यान रखें, इसी उत्तरी अंडमान के पास ही यहां पर, इसको हटा दूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़े। इसी उत्तरी अंडमान के पास में इधर आप देखेंगे तो ये 2 द्वीप आपको छोटे छोटे दिखाई देंगे यहां पर, इस जगह से, ठीक है। यहां पर 2 छोटे छोटे द्वीप दिखाई देखें। और ये जो पहला द्वीप है इसका नाम है नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप। और दूसरा है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, ठीक है। और ये दोनों ही क्या हैं? ज्वालामुखी द्वीप हैं। कैसे द्वीप हैं? ज्वालामुखी द्वीप। तो भारत में जो ज्वालामुखी द्वीप हैं वो कौन से हैं? नारकोंडम और बैरन, जो किसके पार्ट हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है, पार्ट हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे जो नारकोंडम है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी। जबकि आप देखेंगे जो बैरन द्वीप है ये जागृत ज्वालामुखी है, वर्तमान में जागृत ज्वालामुखी। ये कैसा द्वीप है? कैसा ज्वालामुखी है?
तो ये जागृत ज्वालामुखी है। क्लियर हो रहा है ना? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, ये जो बैरन द्वीप है इसके बारे में एक पॉइंट और लिख लें, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कह लो या फिर कह लो दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, और दोनों ही आप देखेंगे तो कहां पर हैं? उत्तरी अंडमान के बगल में स्थित हैं। ठीक है, उत्तरी अंडमान के बगल में स्थित हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। आगे अब बात करते हैं मध्य अंडमान की। इसको हटा दूं मैं, उत्तरी अंडमान से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे सारे प्रश्न क्लियर हो गए। अब बात करते हैं मध्य अंडमान की। अब बात करते हैं किसकी? मध्य अंडमान की। तो देखो, मध्य अंडमान पर कोई खास विशेषता नहीं है, मध्य अंडमान पर कोई खास विशेषता नहीं है, तो इसीलिए इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो वैसे आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। क्लियर? तो यहां पर कोई खास विशेषता नहीं है इसीलिए छोड़ देंगे। अब बात करते हैं दक्षिणी अंडमान की। अब बात करते हैं किसकी? दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, तो दक्षिणी अंडमान के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो दो चीजें यहां पर महत्वपूर्ण हैं दक्षिणी अंडमान में। सबसे पहला, दक्षिणी अंडमान में ही यहां पर एक शहर स्थित है जो इसको कहते हैं पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये क्या है? अंडमान निकोबार का कैपिटल है, अंडमान निकोबार का क्या है? राजधानी क्षेत्र है, राजधानी। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्लियर हो रहा है ना? दक्षिणी अंडमान में। ठीक, अब ध्यान रखें, दक्षिणी अंडमान के बाद एक पास स्थित है या फिर से एक रेखा स्थित है इस तरह से, इसको हम कहते हैं दक्कन पास, दक्कन पास, दक्कन पास या डेक्कन पास। क्लियर हो रहा है ना? और दक्कन पास के बाद में स्थित क्या है? निकोबार द्वीप समूह स्थित है, निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। तो आपसे प्रश्न करेगा कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल या अलग करने वाली रेखा क्या है? तो वो क्या है? दक्कन पास है। क्या है? दक्कन पास। क्लियर हुआ? वैसे पूछे तो दक्षिणी अंडमान को किससे? निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाली जो रेखा है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? दक्कन पास के नाम से जानते हैं। तो यहां तक कोई समस्या हो किसी को तो बताओ। ठीक है, ऊपर अभी आपने देखा था यहां पर क्या है? कोको चैनल, कोको चैनल, और इसके बाद आपने देखा दक्कन पास। क्लियर? आगे बढ़े। अब बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह की। किसकी बात करते हैं? निकोबार द्वीप समूह की। तो इसको मैं हटा दूं। ठीक, तो जो निकोबार द्वीप समूह है, जो निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह, इनको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कार निकोबार, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं कार निकोबार, कार निकोबार। उसके बाद लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, और उसके बाद ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है आपका लिटिल,
लिटिल निकोबार, और जो अंतिम है ये है आपका ग्रेट निकोबार। ये क्या है? ग्रेट निकोबार। क्लियर हुआ? तो यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो, अच्छा इससे ऊपर वाला जो पार्ट था ये अभी आपने देखा था, इसके ऊपर ये वाला जो क्षेत्र था, तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो अभी आप देख के आए थे कि इसको हम दक्षिणी अंडमान के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के मध्य में ये वाला जो चैनल है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? दक्कन पास। दक्कन पास पीछे ही देख के आए हैं इसको। अब आप देखेंगे कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य में फिर से एक रेखा है, इनको भी अलग करने वाली एक रेखा है, और इसको कहते हैं सोमरेरो, सोमबरेरो चैनल, सोमबरेरो चैनल। तो सोमबरेरो चैनल है वो किस किस के मध्य है? कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य में। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य में क्या है? सोमबरेरो चैनल। हाँ ठीक है, सोमबरेरो चैनल क्या है? कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य में है। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक चीज और ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये जो दक्कन पास है इसके बाद भी एक क्षेत्र और पड़ता है, इसको हम लिटिल अंडमान के नाम से जानते हैं। लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, दक्कन पास के बाद पड़ता है लिटिल अंडमान, ठीक है, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में भी एक चैनल पड़ता है या एक रेखा पड़ती है, ठीक है, यहां पर। तो ये वाली जो रेखा है ये तो ऊपर वाला दक्कन पास है, और इसके नीचे जो एक रेखा है इसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो ध्यान रखना 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। क्लियर हो रहा है ना? 10 डिग्री चैनल। और कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य में स्थित है सोमबरेरो चैनल, सोमबरेरो चैनल। क्लियर? अगला देखेंगे, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य में भी एक चैनल पाया जाता है, इसके मध्य में भी एक चैनल है, ठीक है। किस किस के मध्य में? लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य में भी एक चैनल है, इसको कहते हैं सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल। तो सेंट जॉर्ज चैनल किस किस के मध्य है? लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य में। क्लियर हो रहा है ना? ग्रेट निकोबार के मध्य में, ठीक। और आप देखेंगे ग्रेट निकोबार के बाद यहां पर इंडोनेशिया का द्वीप पड़ता है, इसे कहते हैं सुमात्रा, सुमात्रा इंडोनेशिया, ठीक है। और इन दोनों के मध्य में भी यहां पर एक चैनल है, यानी ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप समूह के मध्य में, और इसको हम कहते हैं ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। क्लियर हुआ? तो इसको हम कहते हैं ग्रेट चैनल। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। और ध्यान रखें इसी ग्रेट निकोबार के अंतिम बिंदु यहां पर, ये जो जगह है यहां पर एक बिंदु स्थित है जो भारत का अंतिम बिंदु है, इसी को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसी को हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। या इसी को हम पार्सन पॉइंट, इसी का दूसरा नाम क्या है? पार्सन, या इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। क्लियर हो रहा है ना? जो मैंने उस दिन बताया था कि 2008 में जो सुनामी आई थी उसमें क्या हो गया है? डूब चुका है, डूब चुका है। और ये भारत का अंतिम बिंदु है। कैसा बिंदु है? अंतिम बिंदु है। क्लियर? अच्छा एक चीज और ध्यान रखें,
इसको एक नाम से और जानते हैं, लाहीचिंग पॉइंट। लाहीचिंग पॉइंट भी इसको कहते हैं। कभी कभी अगर एग्जाम में इस तरह का भी प्रश्न आ जाए तो वो भी यही है। इंदिरा पॉइंट कह लो, पार्सन पॉइंट कह लो, पिग्मेलियन पॉइंट कह लो, लाहीचिंग पॉइंट कह लो, एक ही बात है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक, क्लियर। अच्छा, एक पॉइंट और देखेंगे, ठीक है। तो एक बार हम क्रम से देख लेते हैं कौन से चैनल कहाँ पर हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो अलग से एक तरह से बना लेते हैं। जैसे मान के चलो ये है आपका, एक क्रम बना लेते हैं, कोको द्वीप, कोको द्वीप म्यांमार। इसके नीचे फिर है आपका अंडमान, सॉरी, हाँ ठीक है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान द्वीप। और ये किसके अधिकार में है? भारत। ये किसके अधिकार में है? भारत। तो पहले कोको द्वीप, उसके बाद उत्तरी अंडमान, और उत्तरी अंडमान के बाद में आप देखेंगे तो वो है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के बाद लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। क्लियर? और लिटिल अंडमान के बाद कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार, और उसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सुमात्रा। क्लियर? तो आप देखेंगे अब यहां पर कि जो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में यहां पर एक द्वीप है, एक रेखा है यहां पर, और इसको क्या कहा गया है? कोको चैनल, कोको चैनल। क्रम से देख लेते हैं एक बार। क्लियर? ये क्या है? कोको चैनल। क्लियर? आगे आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में यहां पर एक रेखा है, इसको कहते हैं दक्कन, दक्कन पास या डेक्कन पास। क्लियर? आप देखेंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में फिर से एक रेखा है, कार निकोबार के मध्य में फिर से एक रेखा है, और इसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं इसको? 10 डिग्री चैनल। क्लियर हो रहा है ना? आगे देखेंगे कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य में एक रेखा है, इसको कहते हैं सोमबरेरो, सोमबरेरो, सोमबरेरो चैनल, सोमबरेरो चैनल। क्लियर? आगे लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य में फिर से एक रेखा है, और इसको कहते हैं सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल। और अंतिम में ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य में है, इसको कहते हैं ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये क्रम है, आप इसको क्रम को ध्यान रखेंगे। कोको चैनल, दक्कन पास, 10 डिग्री चैनल, सोमबरेरो चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल और ग्रेट चैनल। ठीक है? यहीं पे आप देखेंगे ये जो ग्रेट निकोबार है, इसी में एक पॉइंट और लिखेंगे। ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में एक चोटी स्थित है, माउंट धूलियट, माउंट धूलियट। और ये जो माउंट धूलियट है, ये आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार की दूसरी, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है। क्लियर हुआ?
तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लक्षद्वीप समूह की, या इससे रिलेटेड कुछ दो तीन पॉइंट और लिख लो, इसी से रिलेटेड है, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नोट में ही 2-3 पॉइंट और लिख लो पहले, इसी से रिलेटेड, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट में 2-3 पॉइंट और लिख लो। देखिए, सरकार ने जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए या शहीदों के नाम पर उनको सम्मान देने के लिए कुछ द्वीप समूहों का नाम बदल दिया गया है वर्तमान में सरकार द्वारा। तो उन द्वीपों के बदले हुए नाम आप लिख लें यहाँ पर, क्योंकि वो भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ नोट में 2-3 पॉइंट लिखते चलें। पहला लिखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे नोट में ही, ये भारत में आर्चीपेलेगो इसको कहते हैं द्वीपों का समूह, आर्चीपेलेगो के उदाहरण हैं। क्लियर हो रहा है ना? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है, भारत में आर्चीपेलेगो के क्या हैं? उदाहरण हैं। क्लियर हो रहा है ना? आगे यहाँ पर कुल द्वीप, इस अंडमान निकोबार में कुल द्वीप अगर आप देखेंगे तो 836 हैं। कुल द्वीप कितने हैं? 836 हैं। टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? 836 हैं। लेकिन ध्यान रखें, केवल 31 द्वीप पर ही निवास पाया जाता है। क्लियर हो रहा है ना? अगला नोट में ही अगला पॉइंट आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। तो आप लिखेंगे अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां, यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो देखो, जोरवा जनजाति कह लो और ओंज जनजाति कह लो। ठीक है, जोरवा जनजाति कह लो, ओंज जनजाति कह लो, सेम्पेन कह लो, सेम्पेन जनजाति, निकोबारी जनजाति, सेम्पेन जनजाति, ओंज जनजाति, या फिर अंडमानी जनजाति कह लो, या फिर कह लो सेंट लीज जनजाति। क्लियर हो रहा है ना? और ये सारी जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही पाई जाती हैं। आज प्रमुख जनजातियां हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, 2 पॉइंट और इसी में देख लो। देखो, इसमें अगर हम बात करें कि अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप क्या है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, तो मध्य अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है एक। ठीक है, आगे और देखेंगे, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, इसे हम कहते हैं साउथ बटन नेशनल पार्क। क्या कहते हैं? साउथ बटन नेशनल पार्क यहीं पर स्थित। क्लियर हो रहा है ना? यहीं पर स्थित है। तो ये भी पूछा जाता है, साउथ बटन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। क्लियर हो रहा है ना? आगे
ठीक, अब कुछ द्वीप हैं जिनके बदले हुए नाम हैं, उनको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, कुछ द्वीप हैं जिनके बदले हुए नाम हैं अंडमान निकोबार में ही, तो उनको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। तो द्वीप, हेडिंग डालो द्वीप जिनके बदले हुए नाम, तो इसको देखेंगे, सबसे देखेंगे पूर्व नाम और वर्तमान नाम, यानी इसमें हम दो चीजें देखेंगे, पूर्व नाम क्या था और वर्तमान नाम क्या था। तो सबसे पहले आप देखेंगे रॉस द्वीप, यानी अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, रॉस द्वीप के नाम से जानते हैं। और इसका वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी SC बोस द्वीप। क्लियर हुआ ना। तो रॉस द्वीप का जो वर्तमान, अच्छा ये अंग्रेजी नाम है जो इधर देखेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के कमांडर हुए, उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये नाम रखे गए। वर्तमान में भारत सरकार ने इनको चेंज कर दिया है। तो आप देखेंगे रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसके आगे देखेंगे नील द्वीप, नील, अगला जो द्वीप है वो है नील द्वीप, नील द्वीप। तो इसको हम शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं, शहीद द्वीप, यानी वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया है, शहीद द्वीप रख दिया गया है। क्लियर। अगला है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप। तो इसको स्वराज द्वीप कहा गया है, स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे किसके नाम से जाना जाता है, स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्लियर। यहां तक अगर कोई समस्या हो किसी को तो बताओ। ठीक, बाकी अब अगला जो टॉपिक है वो भी इसी में देख लेते हैं, फिर एक और टॉपिक है वो आप देखें, हेडिंग डालें। यहां तक कोई समस्या हो इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई पहले। क्लियर। अब कोई दिक्कत हो तो बताएं, आगे बढ़ें। हाँ, अगला जो द्वीप है जो हम देखेंगे वो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, हेडिंग डालें लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो हेडिंग आप डालेंगे लक्षद्वीप समूह। ठीक, तो पहली चीज क्षेत्रफल लिख लें 32 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 32 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। क्लियर। वहीं पर लिखेंगे अरब सागर में स्थित, कहां पर स्थित है, अरब सागर में, अरब सागर में। मैप भी बना लेते हैं इधर भारत का, उसके आधार पर देखेंगे। तो जैसे ये भारत है और ये क्या है, अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, तो यहीं पर स्थित है लक्षद्वीप समूह, इस तरह से लक्षद्वीप, ये आपका लक्षद्वीप। क्लियर। तो ये कहां पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। क्लियर हो रहा है ना। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया। इसका गठन अगर आपसे पूछ ले कि गठन इसका कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन किया गया। क्लियर। आगे, भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह, द्वीप समूह, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है। क्लियर हो रहा है ना यहां तक। अगला और क्या विशेषता है इसकी, तो लिखेंगे कोरल से निर्मित, कोरल रीफ से निर्मित, रीफ से निर्मित। कोरल को मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है, इसको और क्या कहा जाता है, मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टान। तो कोरल रीफ से निर्मित है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया और आप देखेंगे अरब सागर में स्थित है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। क्लियर। ठीक, आगे देखें। आप देखेंगे 3 भागों में विभाजित है, यानी ये जो द्वीप समूह है, यहां तक नोट कर लिया, आगे बढ़ें। लिखेंगे ये जो लक्षद्वीप है 3 भागों में विभाजित,
3 भागों में विभाजित। ये जो लक्षद्वीप है वो 3 भागों में विभाजित है। क्लियर? कौन कौन से? तो सबसे पहला जो भाग है उसको कहेंगे अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप समूह, अमीनी द्वीप समूह। सबसे पहला जो भाग है उसको कहते हैं अमीनी, अमीनी द्वीप समूह। ठीक, अमीनी द्वीप समूह। उसके नीचे लक्का द्वीप समूह और उसके नीचे मिनिकॉय द्वीप समूह। उसके नीचे लक्का, लक्का द्वीप समूह और उसके नीचे है मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप समूह। क्लियर हो रहा है ना? तो लक्षद्वीप समूह 3 भागों में विभाजित है, मिनी द्वीप समूह, लक्का द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह। क्लियर? यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। अब आप देखेंगे कि ये जो अमीनी द्वीप समूह है तो इसमें कोई खास विशेषता नहीं है, कोई खास विशेषता नहीं है अमीनी द्वीप समूह में। अब जो विशेषता है वो लक्का द्वीप समूह में आती है। तो लक्का द्वीप समूह में क्या विशेषता है? तो जैसे मान के चलो इधर बना लेते हैं, जैसे ये इस तरह से, यहां भी ये छोटे छोटे द्वीप समूह है, ये है अमीनी, तो इसमें कोई खास विशेषता नहीं है। ये जैसे मान के चलो ये है लक्का द्वीप समूह, लक्का द्वीप समूह। तो इसमें दो विशेषता हैं, उन पर विशेष चर्चा करेंगे। 2 विशेषताएं हैं। तो देखो पहली विशेषता तो यह है कि इसमें एक द्वीप है जिसका नाम है कावारत्ती, कावारत्ती। जैसे ये मान के चलो ये वाला द्वीप है लक्का द्वीप समूह में ही, कावारत्ती, कावारत्ती। और ये क्या है? कैपिटल है। क्या है? कैपिटल है। किसकी? तो लक्षद्वीप समूह की क्या है? ये कैपिटल है कावारत्ती। तो ये कहां पर स्थित है? लक्का द्वीप समूह में स्थित है। कहां पर? लक्का द्वीप समूह में। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, इसी लक्का कावारत्ती द्वीप समूह के बगल से ही एक और द्वीप है जिसे हम, इसी कावारत्ती द्वीप समूह के बगल से एक और द्वीप है जिसे हम अगाती द्वीप के नाम से जानते हैं। अगाती, अगाती द्वीप, अगाती द्वीप, अगाती द्वीप, अगाती द्वीप। और ये क्या है? एकमात्र हवाई अड्डा है, एकमात्र हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। कहां पर? लक्षद्वीप में एकमात्र हवाई अड्डा है। क्लियर हो रहा है ना? तो अगाती द्वीप पर एकमात्र हवाई अड्डा है और वहीं पर स्थित है कावारत्ती जो क्या है? कैपिटल है। क्लियर हो रहा है ना? यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, अब आप देखेंगे इस लक्का द्वीप के बाद नीचे यहां पर मिनिकॉय स्थित है। क्या स्थित है? मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप यहीं पे स्थित है, मिनिकॉय। और विशेषता क्या है वो समझें कि ये जो लक्का द्वीप स्थित है, यानी जो कावारत्ती द्वीप, सॉरी लक्का द्वीप समूह है ये, और मिनिकॉय द्वीप समूह के मध्य में एक चैनल पाया जाता है, एक चैनल पाया जाता है इन दोनों के मध्य में। और इस चैनल को हम 9 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? 9 डिग्री चैनल। ये है आपका 9 डिग्री चैनल। तो प्रश्न करेगा कि 9 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है? तो लक्का द्वीप समूह और मिनिकॉय के मध्य में। या फिर आपसे कह लेगा ऊपर आप देखें लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय, यानी लक्का द्वीप समूह और मिनिकॉय के मध्य में जो चैनल है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय से एक प्रश्न बनता है कि यह इस द्वीप का, यह इस द्वीप का, यह इस द्वीप का, इस द्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, दक्षिणी द्वीप है। यानी इसके बाद कोई द्वीप नहीं है तो ये दक्षिणी द्वीप है। क्लियर हो रहा है ना? तो ये क्या है? सबसे दक्षिणी द्वीप। और इसी के जस्ट नीचे एक देश पड़ता है, उसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। तो ये भी निकटतम पड़ोसी है, समुद्री पड़ोसी। 2 हैं, एक तो श्रीलंका और एक ये। और मालदीव और आप देखेंगे मिनिकॉय के मध्य में, ये जो मालदीव और मिनिकॉय है इसके मध्य में भी एक रेखा पाई जाती है, एक चैनल पाया जाता है। और इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। क्लियर हुआ?
तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। 2 पॉइंट और इसमें लिख लें इसी से रिलेटेड, बाकी ये खत्म। नोट में 2 पॉइंट और लिख लें इससे रिलेटेड, यानी लक्षद्वीप से रिलेटेड 2 पॉइंट और लिख लें और ये खत्म हो जाएगा। लक्षद्वीप, पहला पॉइंट, यहां पर एक पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य जिसे हम विटली पक्षी अभयारण्य के नाम से जानते हैं, विटली या पिटली पिटली बिटली बिटली पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य स्थित है, पक्षी अभयारण्य स्थित है। क्लियर हो रहा है ना। और यहाँ एक सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, यानी इसकी लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो है नारचो। नारचो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, या सर्वोच्च चोटी है कौन? नारचो। क्लियर हो रहा है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, बाकी का देखेंगे कल। आज इतना ही, धन्यवाद।